संस्कृत साहित्य में अनेक ऐसे श्लोक हैं जो हमारे भावी जीवन का मार्ग प्रशस्त करते हैं, जिनके माध्यम से नीति की बातें कही गई हैं, जिनके माध्यम से ज्ञान की बातें कही गई हैं। और ये श्लोक किसी न किसी कथा पर आधारित हैं। कथाओं के माध्यम से भी बहुत सारी बातें हमें समझाई गई हैं और हमें अपने व्यावहारिक जीवन में क्या करना चाहिए, कैसे व्यवहार करना चाहिए, ये भी इन श्लोकों के माध्यम से बताया गया है। तो ऐसे ही कुछ श्लोकों की व्याख्या करेंगे हम इस चैनल के माध्यम से। तो चलिए, आज का श्लोक है अल्पानाम अपि वस्तूनाम संहति कार्य साधिका त्रणै गुणत्व मापन्ने बद्धते मत्तदन्तिनः। इसमें कहा गया है कि अल्पानाम अपि वस्तूनाम, यानी छोटी छोटी वस्तुओं के समूह को देखो। छोटी छोटी वस्तुएं जो हैं उनकी जब एकता हो जाती है, यानी वो एक साथ एक स्थान पर जमा हो जाती हैं, तो बड़े से बड़े कार्य को साध देती हैं, बड़े से बड़ा कार्य पूर्ण कर लेती हैं। अब इसमें एक उदाहरण भी दिया गया है कि त्रणै गुणत्व मापन्ने। तृण मानी बिल्कुल जो घास, आप जानते हैं कि सूखी हुई घास होती है, उसके गुण को देखो या उसकी संगति को देखो, उसकी एकता को देखो कि जब बहुत सारी घास को बटकर हम एक रस्सी बना देते हैं, एक रस्सी के रूप में उसे एकत्रित कर देते हैं, उसको संगठित कर देते हैं, तो वो कितना बड़ा कार्य साध देती है। वो मदमस्त हाथी को भी बांधने में सक्षम हो जाती है। तो संस्कृत श्लोक के माध्यम से कहा गया है कि एक तृण, कहते हैं कि घास का एक टुकड़ा कुछ भी नहीं कर सकता, हमारे पैरों तले रौंदा जाता है और किसी प्रकार से प्रतिकार नहीं कर सकता। लेकिन जब वो एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं, बहुत सारी घास को मिलाकर हम एक लंबी मजबूत रस्सी बना देते हैं, तो वो रस्सी जब हम किसी हाथी के पैर में बांध देते हैं, तो वो हाथी भी उस रस्सी से बंधकर अपने स्थान से हिल भी नहीं पाता है, यानी वो भी उस रस्सी को तोड़ नहीं पाता है। कहाँ तो जब मदमस्त हाथी चलता है तो उसके पैरों तले अनेक ऐसी कुशाएं, अनेक ऐसी घास रौंदी जाती है और समाप्त हो जाती है। लेकिन जब वही घास मिलकर एक मजबूत रस्सी के रूप में एकत्रित हो जाती है, तो वो उस मदमस्त हाथी के पैरों को भी बांध देती है, स्थिर कर देती है। तो संगठन में इतनी बड़ी ताकत है, इसीलिए कहा गया है कि संघे शक्ति कलो युगे, यानी कलयुग में संगठन में ही ताकत है। और आज आप इस संगठन की ताकत को देख भी रहे हैं कि किस प्रकार से जब सारे लोग मिलकर, एक साथ मिलकर किसी बात का विरोध करते हैं, तो उनकी बातों को सुना जाता है। और बड़े से बड़ा समाज में परिवर्तन, देश में परिवर्तन यदि लाना है, तो हम सभी को संगठित होकर एक सकारात्मक विचारधारा के साथ चलते हुए कुछ न कुछ परिवर्तन लाने का प्रयास करना चाहिए। अगर हमें अपने परिवारों को बेहतर बनाना है, अपनी संस्कृति संस्कारों से जुड़े रहना है और साथ ही साथ अपने देश की उन्नति और देश के विकास को आगे बढ़ाना है और अपनी स्वयं की भी उन्नति करनी है, तो आप निश्चित रूप से मान लीजिए कि आपको संगठित होकर रहना है। प्राचीन काल में संयुक्त परिवार हुआ करते थे, बहुत बड़े बड़े परिवार, और वो सारे परिवार मिलकर अपनी सभी समस्याओं का हल कर लेते थे, अपने जीवन यापन की सभी सुविधाएं जुटा लिया करते थे। भले ही उस परिवार में यदि कोई विकलांग व्यक्ति है, तब भी उसे पोषण मिलता था, उसे जीवन में प्रतिष्ठा मिलती थी। यदि कोई दिमाग से कमजोर है तो उसे उस प्रकार का काम दे दिया जाता था। यदि कोई अधिक बुद्धिमान है तो उसे हिसाब किताब का काम दे दिया जाता था। कुछ लोग खेतों में हल चलाते थे, धान उपजाते थे, कुछ लोग भोजन बनाने का काम करते थे, कुछ लोग परोसने का काम करते थे, कुछ लोग बच्चों को पढ़ाते थे, उन्हें शिक्षा देते थे, और कुछ लोग बच्चों को लाने और ले जाने का ही काम करते थे या सामान को ढोने का काम करते थे। कुछ लोग पशुओं को चराने निकल जाया करते थे। इस प्रकार से जितने काम हमारे घर में हुआ करते थे, कोई न कोई व्यक्ति जो सक्षम होता था वही उस कार्य को कर लेता था। तो एक प्रकार से हमारा परिवार संगठित परिवार था। आज के युग में ऐसा संगठित परिवार हमें देखने को नहीं मिलता है, और यही वजह है कि हम सभी अलग अलग हो चुके हैं
और अलग अलग होकर अनेक प्रकार के दुखों को भोग रहे हैं और उन दुखों को भोगते हुए भी हम उनका प्रतिकार नहीं कर पाते हैं। तो साहित्य संस्कृति के माध्यम से मैं यही बताना चाहती हूँ कि हमारे संस्कृत साहित्य में, हमारे प्राचीन साहित्य में कुछ ऐसी बातें कही गई हैं जिनका हमें अनुसरण करना चाहिए, जिन्हें हमें समझना चाहिए। इसी प्रकार से आप देखिए कि आज भी जहाँ हमारे देश में संयुक्त परिवार हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने संयुक्त परिवार में आज भी रहते हैं और उनके परिवार में 100 से अधिक व्यक्ति हैं, 60-65 व्यक्ति हैं या 30-35 व्यक्ति हैं और 15-20 व्यक्तियों का परिवार तो आपको अधिकतर कई स्थानों पर ग्रामीण क्षेत्रों में मिल जाएगा। तो ऐसे परिवार होने से बहुत सारी समस्याएं हमारी दूर हो जाती हैं, क्योंकि जितने व्यक्ति हमारे परिवार में होते हैं हम उन व्यक्तियों को यथा योग्य कार्य सौंप देते हैं और वे वही कार्य कर लेते हैं। और जब हम एकल परिवारों में रहते हैं, अलग अलग परिवारों में रहते हैं, तो हमें वो सारे कार्य एक ही व्यक्ति को करने पड़ते हैं। यानी हम सभी में दक्षताएं जो हैं वो दक्षताओं का स्तर बढ़ जाता है। हमें बहुत सारी दक्षताओं को अर्जित करने की आवश्यकता होती है, जबकि संयुक्त परिवार में यदि जो अनेक व्यक्ति हैं उनके पास अनेक दक्षताएं नहीं हैं, किसी व्यक्ति के पास 2 या 3 दक्षताएं हैं, तो उसी से कार्य चल जाता है। लेकिन एकल परिवार में आपको अपने बच्चों को भी पढ़ाना है, अपने घर गृहस्थी का काम भी करना है, बाहर जाकर भी आपको काम करना है, अपनी बौद्धिक जो क्षमता है उसे भी बढ़ाना है, मानसिक क्षमताओं का भी विकास करना है, आपको अपनी शारीरिक क्षमताओं को भी बनाए रखना है। इसके अलावा भी सब कुछ झेलते हुए, सब कुछ करते हुए भी आपको एक मानसिक तनाव की अवस्था से नहीं गुजरना है। और इसके अलावा अपने परिवार में सामंजस्य बनाकर चलना है, अपने जो रीति रिवाज हैं उनको निभाना है और साथ ही साथ जो हमारी जो सामाजिक व्यवस्थाएं हैं या किसी शादी ब्याह है, कोई जो सामाजिक आयोजन है, उनमें भी आप ही को जाना है। तो यही वजह है कि हम मानसिक तनाव की स्थिति से गुजर रहे हैं। हम संगठन की उस ताकत को भूल चुके हैं और संगठन हर जगह काम आता है और संगठन ही एक ऐसी शक्ति है जो बड़े से बड़े कार्यों को साध देती है। तो इस श्लोक के माध्यम से बताया गया है कि अल्पा नाम अपि वस्तु नाम, छोटी छोटी वस्तुओं का समूह, बिल्कुल थोड़ी थोड़ी वस्तुओं का समूह, जब वो अलग अलग होता है तो वो हमारे किसी काम का नहीं होता और वो जल्दी से समाप्त कर दिया जाता है। किंतु जब वो एकत्रित हो जाता है, जब वो एक साथ हो जाता है, तो उसकी संगठन की ताकत बढ़ जाती है। इससे रिलेटेड बहुत सारी कहानियां भी हैं, जैसे कि कबूतरों वाली कहानी है कि कबूतर जब जाल में फंस जाते हैं, दाना देखकर वो उतर आते हैं जमीन पर और शिकारी ने जाल बिछाया हुआ होता है और कबूतर जब जाल में फंस जाते हैं तो कबूतरों का सरदार यही कहता है कि अब तुम सब अपनी ताकत एक साथ लगाओ और इस जाल को लेकर उड़ जाओ। और वो कबूतर क्या करते हैं कि अपनी उस संगठन को मजबूत करते हैं और सभी लोग मिलकर एक साथ ताकत लगाते हैं और उस जाल को लेकर उड़ जाते हैं। तो संगठन की इस शक्ति से वो जीत जाते हैं। इस प्रकार से अनेक कहानियां हैं। दूसरी कहानी ये भी है कि एक ब्राह्मण के 5 पुत्र थे जो आपस में हमेशा लड़ते झगड़ते रहते थे, कभी भी एक साथ नहीं रहते थे। तो ब्राह्मण ने सोचा कि ये तो बड़ी समस्या वाली बात हो गई, अगर इसी तरह से लड़ते झगड़ते रहे तो ये समाज में कभी भी प्रतिष्ठा नहीं पा पाएंगे और हमेशा ही संघर्षों से उलझे रहेंगे, कभी एक दूसरे का सहयोग नहीं कर सकेंगे। तो उसने क्या किया, उसने 5 लकड़ियां लाकर उन ब्राह्मण पुत्रों को दी। एक बार उनको अलग अलग लकड़ियां दी कि अब इसे तोड़कर दिखाओ। ब्राह्मण पुत्रों ने उसे सहजता से तोड़ दिया। इसके बाद ब्राह्मण ने क्या किया कि 5 लकड़ियां और वो लाया और उन 5 लकड़ियों का एक गट्ठर बनाकर उन 5 पुत्रों को दिया और कहा कि अब इसे तोड़कर बताओ। तो 5 पुत्रों में से जो बलशाली था वो भी उसे नहीं तोड़ पाया। तो इस बात से ब्राह्मण ने यही समझाया कि देखो संगठन में कितनी बड़ी ताकत होती है। जब व्यक्ति संगठित होते हैं तो उनके संगठन को तोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन जब अलग अलग होते हैं तो उनमें किसी भी प्रकार का भेद उत्पन्न किया जा सकता है, किसी भी प्रकार से उन्हें समाप्त किया जा सकता है। तो संगठन की ताकत हमें यही समझाती है। संहति कार्य साधिका, यानी जो संगठन है वो प्रत्येक कार्य को सिद्ध करने में सक्षम होती है। तो इस श्लोक से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें भी संगठित होकर रहना चाहिए, मिलकर रहना चाहिए।